हेलो एस्पिरेंट्स। जैसे कि अब तक आप सभी को पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी निकल चुकी है और एक दो नहीं, हर बार की अपेक्षा इस बार सबसे ज़्यादा 57 पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी है वो निकली है। कितने पोस्ट के लिए निकली है? 57 पोस्ट के लिए। अब इसमें से आपको तो चाहिए केवल एक पोस्ट। उस एक पोस्ट के लिए ही आपको अपनी तैयारी को आगे अंजाम देना है। तो इसके लिए हमारी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। आप अभी तक अन्य स्टेट्स की तैयारी में आपने आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट सभी को तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो लोकल एक्ट होता है, ये लोकल एक्ट जो है वो सभी के लिए एक थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये दिक्कत केवल आउटसाइडर्स को क्रिएट करता है। ये जो प्रॉब्लम है, वास्तव में ये प्रॉब्लम जो लोकल छत्तीसगढ़ के भी होंगे या लोकल जिस भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देते हैं और जहाँ लोकल लॉ होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये लोकल लॉज को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और इससे आपको लगेगा कि हाँ, हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम एक पॉजिटिव माइंड सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, मतलब छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ये जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण या रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझिए। वास्तव में ये जो एक्ट है वो आपका क्या कहलाता है, ये कब का है? 2011 का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई और अधिनियम नहीं था। इसके पहले जो अधिनियम था वो कहलाता था छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट 1961। क्या कहलाता था? छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट एकोमोडेशन एक्ट 1961 था। अर्थात क्या हुआ कि ये जो छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट 1961 है, उसको रिपील किया है। किसने रिपील किया है? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 ने उसको क्या किया है? रिपील किया है और फिर ये अधिनियम आपका आया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम कुल मिलाकर जब भी आप किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर उसमें चैप्टर हैं तो कितने चैप्टर उसमें हैं, और अगर केवल सेक्शंस हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में आपको टोटल 14 सेक्शंस पढ़ने हैं। कितने सेक्शंस पढ़ने हैं आपको? टोटल 14 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। लेकिन 14 सेक्शंस के अलावा भी ये देखने में आया है, अगर हम पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखने में आता है कि उनमें से कुछ जो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें आपके पास सेक्शंस कितने हैं। सेक्शंस आपके 14 हैं। ठीक है। इस एक्ट में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में कुल कितने सेक्शंस हैं? 14 सेक्शंस हैं। और इसमें जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कितने शेड्यूल हैं? 4 आपको शेड्यूल्स पढ़ने हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जब कभी भी आप किसी भी एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब इसमें केवल आपको 14 सेक्शंस और जो 4 अनुसूचियां हैं,
केवल वही नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ये भी देखने में आया है कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं इसमें से, इसके जो ट्राइब्यूनल हैं, छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल हैं, उस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ हम जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसमें साथ साथ ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इन ट्राइब्यूनल्स के इनके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, वो फंक्शंस भी हम थोड़े से देख लेंगे। इन ट्राइब्यूनल के कुछ पावर्स हैं, उन पावर्स को भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स के अपॉइंटमेंट क्या होते हैं, उन मेंबर्स की जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, ठीक है। तो मतलब हमें साथ में साथ क्या देखना है कि मेंबर्स कौन होते हैं और उनका जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्वालिफ़िकेशन भी क्या है। तो इनको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो आपका एक्ट है, ये आपके एक्ट में आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो बस इतना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट 2011। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके ट्राइब्यूनल हैं, ट्राइब्यूनल की जो पावर्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हुए चलेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें हम क्या किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसमें जो सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं? 14 सेक्शंस हैं, टोटल 14 सेक्शंस हैं। किसमें? आपके छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट 2011 में कितने सेक्शंस हैं? 14 सेक्शंस हैं। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है, इसमें अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं आपकी? 4 जो है वो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद एक चीज़ ये हो गई, दूसरी बात इसमें इसकी अनुसूचियाँ हो गई। तीसरी बात हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तीसरा है इसमें जो आपका ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उन ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल क्या होता है। फिर ये जो ट्राइब्यूनल है, इस ट्राइब्यूनल्स में कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है, उन मेंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फोर्थ क्या पढ़ेंगे कि इसमें ये जो मेंबर्स हैं उनका क्या, इनका क्वालिफिकेशन होता है, मतलब इनके मेंबर कौन होते हैं, ठीक है, इनके मेंबर्स कौन होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। और उनका क्वालिफिकेशन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनके क्या पावर्स होते हैं। तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये मैं इसको इरेज कर लूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो है इसमें जो आपके 14 जो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, जैसा कि आप हर बेयर एक्ट में देखते हैं, सबसे पहले क्या है? संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो दिया हुआ है वो सेक्शन 2 में आपको दी हुई है परिभाषाएं, ठीक है। फिर तीसरी चीज आपको दी हुई है कि छूट क्या है, एग्जम्पशंस आपको क्या होंगे, वो एग्जम्पशंस के बारे में दिया हुआ है। और फिर फोर्थ जो सेक्शन है वो क्या है? टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में है। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपका कि रेंट टू बी एज एग्रीड, मतलब भाड़ा जो आप देंगे, जो रेंट देंगे, उसकी सहमति किस प्रकार से होगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, अब ये जिसकी बात हम कर रहे थे, जो भाड़ा नियंत्रक जो अधिकरण है उसका गठन है, ठीक है। जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल्स होंगे उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, जो उनकी स्थापना है वो स्थापना कैसी होगी। देन पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, ये जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है उनके पावर्स क्या होंगे और उनका जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा होगा।
इसके बाद हम आ जाएंगे सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 क्या कहता है? प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोल एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। मतलब जो भाड़ा नियंत्रक होते हैं, ठीक है, रेंट कंट्रोलर्स होते हैं, रेंट कंट्रोलर्स और साथ में रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, इन दोनों का जो है वो प्रोसीजर, वो कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फिर आदेश का निष्पादन, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद भवन स्वामी तथा किराएदारों के अधिकार और बाध्यताएं, ठीक है। भवन स्वामी, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं, तो भवन स्वामी और किराएदारों की बाध्यताएं। देन उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी अपील कहाँ होगी, और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं रिपील्स एंड सेविंग्स। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को क्रम से समझते हुए चलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। मैं ये चाहती हूँ कि इसको समझने से पहले आप एक थोड़ा सा बेसिक आप क्लियर कर लें, तो उससे क्या होगा, फिर आपको जो बेयर एक्ट है, वो बेयर एक्ट को पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, नाम से ही बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि कुछ एक बातों को मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेंट है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई एक मकान है, उस मकान को आप क्या करना चाह रहे हैं, रेंट पर आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, यही होता है रेंट पे देना। तो आपके पास एक मकान है, उस मकान को आप क्या कर रहे हैं, रेंट पर दे रहे हैं। तो आप मान के चलिए ये आपका एक मकान है, ठीक। आप इस मकान के सपोज ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये इसका सेकंड फ्लोर है, ठीक। अब ये आप हैं, ठीक है, ये एक किराएदार है, ठीक है। तो उस किराएदार को आप क्या करना चाह रहे हैं, एक किराएदार है जिसे आप क्या कर रहे हैं, अपना जो मकान है वो रेंट पर दे रहे हैं। तो इसमें तीन बातें हो गई। सबसे पहला तो जो होंगे वो आपके कौन होंगे, लैंडलॉर्ड होंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड मतलब भवन का एक स्वामी होगा। एक एकोमोडेशन होगा जिसको हम मकान कह रहे हैं, या जिसे वास सुविधा कहा जाता है। और तीसरा जो होगा वो किराएदार होगा, मतलब एक टेनेंट होगा। तो तीन का होना सबसे पहले आवश्यक है। अब आप जो है वो एकोमोडेशन पर देना चाह रहे हैं, इनको क्या करना चाह रहे हैं, टेनेंट को, लैंडलॉर्ड टेनेंट को एक एकोमोडेशन देना चाह रहे हैं। तो ये तीन लोगों का होना आवश्यक है। अब क्या होता है, आपने ये भी सुना होगा कि रेंट का एग्रीमेंट होता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि 11th मंथ के लिए क्या किया गया है, रेंट को का एग्रीमेंट किया गया है। तो ये सारी बातें क्यों आई कि एक लैंडलॉर्ड होगा, एक टेनेंट होगा, एक एकोमोडेशन होगा, और फिर उसको रेंट पे देने के लिए एग्रीमेंट होगा। क्योंकि कई बार ये देखने और सुनने में आया होगा, आप लोग अपने इन सारी चीज़ों को सिर्फ पढ़ाई से नहीं, अपने जो डेली रूटीन की जो आपकी लाइफ है उससे भी आप लोग इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखा करिए। कई बार ऐसे सुनने पे आता है कि उनने उसके घर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। इसलिए क्या हुआ, बाद में इस रूल्स को लाया गया कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है और वो अपने किसी मकान को या किसी जगह को रेंट पर देना चाहता है टेनेंट को, तो वो क्या करेगा, एक एग्रीमेंट करेगा। तो इसी के चलते फिर क्या हुआ, हर एक अपने अपने स्टेट की, सभी स्टेट की क्या होती हैं, अपना अपना जो है वो रेंट कंट्रोलर एक्ट होता है। और आज हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोलर एक्ट 2011, जिसने कि छत्तीसगढ़ के ही एकोमोडेशन एक्ट को 1961 को रिपील किया है, ठीक। तो ये जो है वो कब से ये लागू हुआ है, ये लागू हुआ है आपका 6 नवंबर 2012 से ये क्या हुआ है, प्रभावी हुआ है। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। दूसरी बात ये है कि इसने रिपील किसको किया है, 1961 को रिपील किया है। फिर तीसरी बात क्या है कि ये जो है इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहाँ पर होगा, जो
म्युनिसिपल वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जिसको कि हम नगर पालिका क्षेत्र कहते हैं, उस नगर पालिका क्षेत्रों में क्या होगा, इसका विस्तार होगा। और उसके साथ साथ कहाँ होगा कि नगर पालिका क्षेत्र के भीतर ऐसे अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जो कि अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जिन क्षेत्रों को अधिसूचना जारी करके उसको लागू करेगी, उन क्षेत्रों पर भी ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद कुछ चीज़ें हम समझते हैं और कि अगर इसमें जैसे कि आप चलिए अब इसको हम बेयर एक्ट में आते हैं। बेयर एक्ट में आप सबसे पहले जो देखते हैं वो सबसे पहली चीज़ होती है संक्षिप्त संक्षिप्त जो आपका नाम होता है, विस्तार होता है और प्रारंभ होता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि संक्षिप्त नाम क्या है आपका। संक्षिप्त नाम में आपका चले जाएगा कि ये क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कहलाता है। उसके बाद इसके प्रारंभ कब से हुआ हमने देखा, 6 नवंबर 2012 से यह प्रारंभ हो गया। तीसरी बात हमने क्या देखी कि इसका विस्तार कहाँ होगा, तो इसका विस्तार सबसे पहले इसको इस तरीके से आप शॉर्टकट में याद करिए, इसका विस्तार कहाँ होगा, इसका विस्तार जो है वो 2 जगहों पर हो जाएगा। देखिए याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्रों में हो जाएगा। और दूसरा क्षेत्र आपको क्या हो जाएगा कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र या उस स्टेट के अंदर के अन्य ऐसे क्षेत्र जो कि शासन जो है वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिन क्षेत्रों का नाम जो है वो देगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे क्षेत्रों पर इसका विस्तार होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हम हमेशा हर बेयर एक्ट में ये देखते हैं कि लगभग हर सेक्शन 2 जो है वो आपका किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है आपका परिभाषाओं से। किससे संबंधित होता है, परिभाषाओं से। तो इसके सेक्शन 2 में आप जब देखेंगे तो इसके सेक्शन 2 में कुल 14 परिभाषाएं आपको दी हुई है। अब आप पूछेंगे कि क्या मैम ये सारे 14 के 14 हमको याद करने पड़ेंगे, वैसे ही पूरे 14 सेक्शन हैं, अब सेक्शन 2 में ही इनकी 14 परिभाषाएं दी हुई, तो नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके जो सेक्शन 2 में कुल कितने दिए हुए हैं, 14। 14 में से मैं आपको बता रही हूँ 5 या 6 जो महत्वपूर्ण हैं, उन परिभाषाओं को हम देखेंगे। अब वो 5 और 6 महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आप रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो एकोमोडेशन शब्द जो आ रहा है, वो एकोमोडेशन क्या है, जो कि हमको कहाँ दिया है, सेक्शन 2 के 1 में दिया हुआ है। एकोमोडेशन वास सुविधा किसे कहते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी, एकोमोडेशन पे देना है। अब क्या होगा, कोई लैंडलॉर्ड होगा, तो कोई क्या होगा, लैंडलॉर्ड होगा। तो इसका जो 2 का जो 5 है वो आप पढ़ लीजिएगा, लैंडलॉर्ड मतलब भवन स्वामी, ठीक है। फिर तीसरा कौन होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कौन होगा, एक टेनेंट होगा। टेनेंट कौन होगा सॉरी, किराएदार। इसकी डेफिनेशन दी गई है आपको सबसे आखिरी में 14 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद ये तो 3 आपको पढ़ना है जो आपको याद हो गया। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एक होता है सोशल न्यूसेंस, ठीक है। सोशल न्यूसेंस आपका दिया हुआ है 2 के 13 में आपको दिया हुआ है। किसके बारे में पढ़ना है आपको, सोशल न्यूसेंस के बारे में, ठीक है। सोशल न्यूसेंस के बाद आप एक देख लेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट है, वो कहलाता है हैबिचुअल डिफॉल्टर। हैबिचुअल डिफॉल्टर 2 आपको दिया है 2 के 4 में दिया हुआ है। तो कम से कम ये जो 5 हैं, इन पांचों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए आप मेरे साथ साथ बोलते और समझते चलिए, आपको अभी के अभी ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सेक्शन 1 आपको क्लियर हो चुका है, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में कुल कितनी परिभाषाएं दी गई हैं, सेक्शन 2 में कुल आपको परिभाषाएं दी गई हैं कितनी, 14।
हमें क्या याद करनी है, 5 या 6 याद करनी है। उनमें से आपको क्या याद करना है कि जब आप रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें एकोमोडेशन होगा, तो एकोमोडेशन किस में है, सेक्शन 2 के 1 में है। उसके बाद आप उसमें एकोमोडेशन है तो उसके कुछ भवन का स्वामी होगा, मतलब लैंडलॉर्ड होगा। लैंडलॉर्ड कहाँ दिया है, 5 में दिया हुआ है। देन फिर आपको क्या दिया हुआ है कि एक उसमें क्या होगा, एक किराएदार होगा, वो किस में दिया हुआ है, 14 में दिया हुआ है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर होगा, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर होगा, वो आपको दिया हुआ है 4 में। और उसके बाद एक दिया हुआ है सोशल नोशंस, तो सोशल नोशंस किस में दिया हुआ है आपका, 13 में। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ हद तक आप इसका जो 10 है, यानी कि रेंट कंट्रोलर कौन होता है और रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल, अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। 10 और 11 को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। 10 और 11 में क्या है, 10 में दिया है आपका रेंट कंट्रोलर के बारे में दिया हुआ है, और 11 जो है आपका वो दिया है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन इतने सेक्शंस को आप दो के देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि हमको ये मानना ये समझना है कि इसमें जो सबसे पहला हुआ है आपका एकोमोडेशन, हम एकोमोडेशन किसको कहेंगे, ठीक है, एकोमोडेशन क्या होगा। तो एकोमोडेशन के लिए अब हम सीधे चलते हैं बेयर एक्ट में। क्या परिभाषा दी है बेयर एक्ट में एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भवन या भवन का भाग। अब देखिए, कोई 2 मंजिला है, कोई 3 मंजिला है, या तो आप पूरे आपके तीनों फ्लोर को आप दे सकते हैं, या उसमें से किसी एक फ्लोर को दे सकते हैं। तो कोई भवन या भवन का भाग, चाहे वह आवासीय हो या गैर आवासीय हो, ठीक है, इनमें से चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय हो, इसे आप, या फिर कोई सीढ़ी हो, कोई मैदान हो, कोई बगीचा हो, कोई गैरेज हो, ठीक है, इन सब को ये क्या कहेंगे, हम वास सुविधा, या हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। लेकिन लेकिन इस लेकिन को ज़रूर याद रखना है कि ऐसी भूमि जो कृषि के प्रायोजन के लिए लाई जाती है, ठीक है, ऐसी भूमि जो कृषि के प्रायोजन के लिए लाई जाती है, किसके लिए लाई जा रही है, कृषि के लिए, वो इसके अंतर्गत नहीं आता, वो एकोमोडेशन में नहीं आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप एकोमोडेशन समझ गए कि एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या कहा था कि क्या पढ़ना है आपको, लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड जो दिया गया है वो आपका कहाँ दिया गया है, 2 के 5 में दिया गया है। अब भवन का स्वामी कौन होगा, भवन का स्वामी कौन होगा, भवन का स्वामी मतलब वो कौन होगा, देखो भवन का स्वामी कौन होगा, मान लो के लिए जैसे कि आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, और आपने आपको क्या करना है, आपने ये मुझे किराए से दिया है, तो मैं आपको इसका रेंट दूंगी। तो जिसका भवन है, जो जिसको आप रेंट दे रहे हैं, वो क्या होगा, लैंडलॉर्ड होगा। या लैंडलॉर्ड ऐसा भी होता है कि सपोज़ मैं कहीं और रह रही हूँ, सपोज़ मैं अमेरिका में रह रही हूँ, मेरा एक मकान है और मैंने अपने मकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ट्रस्ट को या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी को दे दिया है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट या ये व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, लैंडलॉर्ड कहलाएगा, जिसे आप पेमेंट करते हैं, जिस व्यक्ति को मैंने अधिकृत किया है वो लैंडलॉर्ड होगा। या किसी ट्रस्ट को अगर मैंने अपना पूरा मकान दिया है तो वो भी क्या होगा, लैंडलॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड की परिभाषा तो हो गई। अब बात आती है कि टेनेंट कौन होगा, ठीक है, टेनेंट कौन होगा, कि जिसने मकान किराए से लिया है डायरेक्टली, या तो वो होगा, या तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जिसके लिए वो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगा मतलब कैसा, जैसे कोई रह रहा है तो कोई अकेले तो रहता नहीं, उसके साथ में उसके परिवार के लोग भी रहते हैं, तो वो भी किराएदार कहलाएंगे,
ठीक है। मान लो के लिए कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनके साथ रहने वाले इनके जो उत्तरजीवी हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता पिता हो, कोई भी हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सभी के सभी क्या कहलाएंगे? किराएदार कहलाएंगे। तो ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि लैंडलॉर्ड कौन है और टेनेंट अर्थात किराएदार कौन है। ठीक। अब जो और दो हमने परिभाषाएं देखी थी, एक हमने बोला था हैबिचुअल डिफॉल्टर, जो कि किस में दिया है? 2 के 4 में दिया है। तो हैबिचुअल डिफॉल्टर को यहाँ पर किस प्रकार से परिभाषित किया गया? हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब होता है, हम सीधे इसको बेयर एक्ट में देखेंगे, या मैं पहले सिंपल शब्दों में आपको बता देती हूँ। हैबिचुअल डिफॉल्टर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने जो आपके 12 माह की कालावधि में, कितने माह की? 12 मंथ की कालावधि में एक जो समय सीमा निर्धारित है कि भैया मैं आपको 15 तारीख तक पैसे दूंगा, और अगर आप 15 तारीख तक हमेशा पैसे दे देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इस बीच में 3 से अधिक बार आपने ऐसा किया है कि आपने 15 तारीख को पैसे नहीं दिए हैं, तो आप क्या कहलाओगे? तब आप कहलाओगे हैबिचुअल डिफॉल्टर। बहुत सिंपल सी बात है। बस 2-3 बातों को याद रखेंगे। समय अवधि कितनी है? 12 माह की होनी चाहिए। ठीक है। और कितने बार आपने ऐसा किया है? 3 या 3 से अधिक बार अगर आपने समय सीमा पर आपने अपना भुगतान नहीं किया है, अपना किराया नहीं दिया है, तब आप क्या कहलाओगे? ये आप कहलाओगे हैबिचुअल डिफॉल्टर। उसके बाद बात आती है, एक और छोटा सा शब्द हमने देखा था, सोशल न्यूसेंस। ठीक है। जो सामाजिक उपताप करने वाले लोग हैं। अब ये सामाजिक उपताप से क्या मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर अब आप कहेंगे कहाँ एकोमोडेशन, कहाँ लैंडलॉर्ड, कहाँ टेनेंट, और बीच में ये सामाजिक उपताप सोशल न्यूसेंस कहाँ से आ गए? तो भैया सोशल न्यूसेंस का मतलब ये है कि मैंने आपको अपना घर दिया, मैंने क्या किया? आपको अपना घर दिया। आपने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आया हूँ, लेकिन आपने क्या किया? आपने ये घर किराए पर लिया, और किराए पर ले करके यहाँ पर आपने जुआ सट्टा चलाने लगे, या कोई भी इल्लीगल, ठीक है, कोई भी आपने क्या करने लगे? इल्लीगल अगर एक्टिविटी यहाँ पर करने लगे, तो आप क्या कर रहे हैं? सोशल न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा कहाँ दी है? 2 के 13 में इसकी परिभाषा दी है। मतलब आपने अगर ये घर मुझसे रहने के लिए लिया है, या कोई ज़मीन कोई खाली भूमि भी अगर आपने ली, कृषि योग्य नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई खाली भूमि ली और इस भूमि पर आप क्या कर रहे हैं? कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका सोशल न्यूसेंस हो गया। तो इस प्रकार से हमने इन परिभाषाओं को समझा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, तो आगे ये आपने बेसिक समझ लिया है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो गया है। अब बाकी के सेक्शंस आपको बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसके पार्ट 2 में इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो आप कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, और क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका ये बेसिक जो रहता है, सेक्शन 1 और 2 जो जनरली ये जो होता है ना, कि अगर आपको ये क्लियर हो गया, तो कि बाकी के जो सेक्शंस हैं वो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो क्या आपको ये सारे सेक्शंस क्लियर हो गए हैं? अगर कोई आपके मन में क्वेरी है, तो आप वो क्वेरी जो है वो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। इसके बाद मेरा ये मानना है कि बाकी के सेक्शंस हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक वीडियो करेंगे कि उसमें हम जो इस रेंट कंट्रोल एक्ट से जो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे, और साथ ही साथ इसके फिर फाइनल क्या करेंगे? कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को जो जिसे हम वन लाइनर फैक्ट कहते हैं, उन वन लाइनर फैक्ट्स को देख लेंगे। तो इस प्रकार से 2 से 3 वीडियो में आपका जो है रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप बस 1 बार 2 बार इसको सुन लेंगे, और 1 बार अपने बेयर एक्ट से उठा करके इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बस आपको क्या करना है? रिवीजन
करते जाना है। और चूँकि हम वीडियो में ही कई बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको यहीं की यहीं आप देखिएगा। अभी आप वीडियो मत देखिए, आप बेयरक्ट मत देखिए, इस वीडियो को यहीं पर आप पॉज़ करिए। पॉज़ करने के बाद आप खुद ही बता देंगे कि आपने क्या-क्या पढ़ा, जैसे सेक्शन 1 में क्या-क्या था, सेक्शन 2 में क्या-क्या था, कुल सेक्शन 2 में जो सब क्लासेस थे वो कितने थे और उसमें से कितने इम्पोर्टेंट हैं और आपको उसमें से क्या-क्या समझ में आ गया है। आप वीडियो को तुरंत अभी पॉज़ करिए और पॉज़ करके तुरंत अभी रिवाइज़ करिए, आपको सारी बातें याद होंगी। तो बस इसी तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर साथ में हम जो वन लाइनर फैक्ट हैं वो देख लेंगे और जो लास्ट ईयर के जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं उन एमसीक्यूज़ को देख लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये मान के चलिए कि 5 से 7 नंबर आपका यहीं पर पूरा हो गया है। तो ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। हर एक कमेंट का अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसका भी मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।